और आइए शुरुआत करते हैं रात 9 बजे की खबर की और बात करते हैं द ग्रेट अरेबियन फाइट्स की। गाजा लेबनान के बाद यहां खुलने वाले एक और नए फ्रंट की। जी हां, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बीते बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और टाइमिंग देखिए कि बुधवार को ही लेबनान से लगे एक और देश सीरिया में अचानक हालात तेजी से बिगड़ने लग गए। वहां विद्रोही गुट ने असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 4 दिन के भीतर ही सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो के ज्यादातर हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। 8 साल बाद एलेप्पो में एक बार फिर से विद्रोही गुटों का नियंत्रण हो गया। एलेप्पो के 50% हिस्से पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट के लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई की घोड़े पर बैठी प्रतिमा को क्रेन की मदद से नीचे गिरा दिया। ये मंजर ठीक वैसा ही था जैसा अगस्त में दुनिया ने बांग्लादेश में देखा था। विद्रोही गुटों के लड़ाकों ने इसके बाद जश्न मनाया। बीच सड़क पर मजहबी नारे लगाए गए, हवाई फायरिंग करके अपनी जीत की गूंज असद सरकार को सुनाई गई। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ वायरल वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। विद्रोही गुटों ने एलेप्पो से 30 किलोमीटर दूर कैसे मिलिट्री एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया। यहां भारी गोला बारूद अपने कब्जे में लिया। एक फाइटर प्लेन भी नियंत्रण में लिया गया। असद सरकार के समर्थन में रूस ने अरसा पहले अपने पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। विद्रोही गुटों ने रूस के इस आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कब्जा जमा लिया था। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि एलेप्पो शहर अब सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। विद्रोहियों ने एयरपोर्ट, अस्पताल के साथ साथ शहर के सभी मुख्य इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जो विद्रोही गुट है, विद्रोही गुटों के हमले में कई सीरियाई सैनिक भी मारे गए हैं। डर के मारे कई सैनिक शहर छोड़कर भाग चुके हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें 24 घंटे तक घरों के भीतर रहने के आदेश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि रूस ने सीरियाई सेना की मदद के लिए विद्रोही गुटों के काफिलों और ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि इन हमलों में 300 विद्रोही मारे गए हैं। खबर यह भी है कि विद्रोही गुटों को राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ने से रोकने के लिए रूस से 72 घंटे के भीतर सीरिया में अतिरिक्त सैन्य मदद पहुंचने वाली है। सीरिया में हालात इस वक्त खतरनाक हैं। असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विद्रोही गुट में HTS का नाम सामने आ रहा है। HTS यानी हयात तहरीर अल शम संगठन। आपने शायद अल नुसरा फ्रंट का नाम सुना होगा। अल नुसरा फ्रंट ने बहुत पहले अपना नाम बदलकर हयात तहरीर अल शम कर लिया था। इस बार इस गुट के लड़ाकों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। सीरिया को लेकर सुलगते सवाल ये हैं कि हयात तहरीर अल शम विद्रोही गुट को बैकडोर से किस देश का समर्थन हासिल है। सीरिया में दोबारा गृह युद्ध भड़कने के पीछे किस देश का हाथ माना जा रहा है। क्या सीरिया में गृह युद्ध पार्ट 2 से असद सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा? क्या सीरिया फिर से कई देशों के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा? और क्या सीरिया में दुनिया, रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग देखने वाली है? सीरिया के हालात दूसरे पश्चिमी देशों से बहुत अलग हैं, क्योंकि यहाँ तो रूस और अमेरिका दोनों ही दुश्मनों के मिलिट्री बेस भी हैं और यहाँ भड़की गृह युद्ध की चिंगारी किसी भी दिन महायुद्ध में बदल सकती है। ऐसे में सीरिया के 13 साल पुराने गृह युद्ध के इतिहास को भी जानना होगा, क्योंकि तभी सीरिया में बिछे बारूद का सच ठीक से पता चल पाएगा। सीरिया में वर्तमान के गृह युद्ध को समझने के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति और खूनी इतिहास को जानना होगा। सीरिया की सीमा तुर्की, लेबनान, इजराइल, इराक और जॉर्डन जैसे 5 देशों को छूती है। जॉर्डन और इराक को पार करेंगे तो सऊदी अरब और ईरान जैसे बड़े देश सीरिया के बहुत करीब हैं। सीरिया में इन सभी देशों का अच्छा खासा असर है। जैसे ईरान एक शिया मुल्क है, सीरिया सुन्नी शासन वाले सऊदी अरब के असर में कभी नहीं रहा। ईरान की इस वजह से सीरिया में खासी दिलचस्पी है। ईरान असद सरकार को सैन्य मदद के अलावा आर्थिक मदद भी देता रहा है।
सीरिया ईरान के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईरान हिजबुल्ला और हमास तक हथियार पहुंचाने के लिए सीरिया का इस्तेमाल करता है, जबकि सऊदी अरब विद्रोही संगठनों को रणनीतिक खुफिया जानकारी और अन्य किस्म की मदद देता रहा है। इजराइल सीरिया के मामले में हमेशा से तटस्थ रहा है, लेकिन उसे भी सीरिया में ईरान के प्रभाव पर शुरू से ऐतराज रहा है। इजराइल का मानना है कि लेबनान में उसके सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह को सीरिया में ईरान के दखल से ताकत मिलती है। इजराइल इसी कारण से सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पहले भी अटैक करता रहा है और इस साल भी इजराइल ने सीरिया में कई बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं सीरिया में मौजूद कुर्दिश लड़ाकों से तुर्की की पुरानी दुश्मनी है। अब आते हैं सीरिया में गृह युद्ध के इतिहास पर। सीरिया में वर्ष 2000 से बशर अल असद राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2011 में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी के चलते जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। उस समय फ्री सीरियन आर्मी नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ था। इस गुट ने ही सीरिया में गृह युद्ध छेड़ा था। वर्ष 2012 में विद्रोही गुट ने अलेप्पो पर कब्जा जमा लिया था। कहा जाता है कि उस समय सीरिया में ईरान के असर को खत्म करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे से विद्रोही गुटों को सपोर्ट किया था। फिर साल आया 2015 जब यहां के गृह युद्ध में रूस की सीधी एंट्री हुई। रूस ने सीरियाई सरकार के समर्थन में इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट के खिलाफ हवाई और क्रूज मिसाइल हमले किए थे। कहा जाता है कि इसी के बाद वर्ष 2016 में असद सरकार विद्रोहियों को अलेप्पो से खदेड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन गृह युद्ध का संकट खत्म नहीं हुआ था। अब आते हैं वर्तमान हालात पर। जानकारों का मानना है कि इस साल यहाँ गृह युद्ध पार्ट 2 छिड़ने के पीछे बाइडेन सरकार का हाथ हो सकता है, जो रूस और ईरान को अब सीरिया फ्रंट पर उलझाना चाहती है। असद सरकार ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिका और तुर्की ने मिलकर विद्रोही गुटों को पर्दे के पीछे से मदद पहुंचाई है। जवाब में रूस और ईरान की यहां दोबारा सीधी एंट्री हो चुकी है। रूस ने विद्रोही गुटों पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान ने खुलकर कहा है कि वो सीरिया सरकार को हर संभव मदद देगा और जब रूस ईरान यहां जंग के मैदान में उतरेंगे तो अमेरिका अपने बेस को बचाने के लिए और अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए जवाब देगा, जिसका मतलब होगा सीरिया में महायुद्ध का छिड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में लंबे वक्त तक चले गृह युद्ध में नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की साल 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि इस गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जबकि ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार मार्च 2023 तक सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें तक हुई थी। पश्चिमी एशिया पर नजर रखने वाले जानकारों की अगर माने तो तब के गृह युद्ध के कारण सीरिया अमेरिका, रूस समेत 20 देशों का बैटल ग्राउंड बन चुका था और यहां तक कि रूस, अमेरिका जैसे पावरफुल देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई आज भी जारी है।